अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तारिक हाज़िर हैं। आज जो टॉपिक मैंने चुना है ना, वो बहुत ही अहम टॉपिक है। वो है डायलिसिस। यानी गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उसका पेशेंट को डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। तो उसको समझना ज़रूरी है ये डायलिसिस क्या है, नंबर एक, और उसको किस तरह से निभाना है, करना है, क्योंकि ये एक न्यूसेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर। ज़रूरी ज़रूर है मरीज़ के लिए, लेकिन इसको उस तरह से नहीं किया जा रहा जैसे करना चाहिए। तो उस पर हम आते हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा उस तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको रीनल फेलियर्स के बुनियादी मसाइल क्या हैं, क्यों होती है, और उस पर थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, ताकि ये कि हम फिर उसके बाद जो असल टॉपिक है उसकी तरफ आ जाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली रीनल फेलियर जब हम कहते हैं ना, तो ऐसा कोई चीज़ रीनल फेलियर जो है वो रीनल से एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी बुनियादी तौर पे, ये मैं आम आदमियों को समझा रहा हूँ, डॉक्टरों को नहीं, लेकिन साइंटिफिक वे के अंदर बुनियादी तौर पर रीनल फेलियर के जो कॉजेज़ बनते हैं वो तीन हैं। वो तीन क्या क्या हैं? नंबर एक, प्री रीनल फेलियर, PRE, रीनल फेलियर। नंबर टू, रीनल फेलियर। और नंबर थ्री, पोस्ट रीनल फेलियर। फेलियर तीनों जगह पर है। जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, आपके रेस इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रीनल फेलियर जो है वो ये है, ये खुद किडनी सब्सटेंस के फेल हो जाने की वजह से हो रहा है। प्री से क्या मतलब है? यानी हर वो चीज़ जो किडनी से पहले मौजूद है, अगर वो किडनी को परफ्यूज़ नहीं कर रही है, यानी उसको सर्कुलेशन सही नहीं दे रही है, ऑक्सीजनेशन सही नहीं दे रही है, प्रेशर उसका मेंटेन नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम प्री रीनल कर रही है। वो क्या क्या हो सकती हैं? बहुत सारी हैं, जिनमें से बुनियादी कार्डियक फेलियर है। यानी अगर हार्ट पंप सही नहीं कर रहा तो लिहाजा वाइटल ऑर्गन्स को सर्कुलेशन सही नहीं जा रही, इसी तरह से गुर्दे को भी सर्कुलेशन सही नहीं जा रही, उसको प्रेशर ड्रॉप हुआ हुआ, उसका फ्लो ड्रॉप हुआ हुआ। नतीजतन क्या है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किडनी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि किडनी के ऊपर जो चीज़ें रखी हुई हैं जो उसकी सर्कुलेशन में मदद देती हैं, जिसके अंदर खून भी आता है, खून की इंतहाई कमी। तो जहाँ फ्लो और प्रेशर का डिस्टर्बेंस आएगा, किडनी तो इफेक्ट कर, तो ये हो गया कि कॉज रीनल नहीं बनता, किडनी नहीं बनती, बल्कि कॉज बनता है कुछ और। उसको दुरुस्त कर लो, गुर्दा खुद ब खुद सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर लो, गुर्दा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। डिहाइड्रेशन बेहतर कर लो, गुर्दा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। खून पूरा दे दो जिस्म के अंदर, अगर उसके अंदर कमी है, मालूम है 6, 7, 8 पड़ा है हीमोग्लोबिन का लेवल, अब ब्लड पूरा कर दो। अगर वो कार्डियक फेलियर में है, कार्डियक फेलियर को जो है वो कर। तो ऐसा नहीं है कि आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा और आप भागे कि जी मैं किसी गुर्दे के स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है। फिर आप खामखा के किडनी के फेलियर वाले पेशेंट बन जाएंगे।
ये मैं आपको, क्योंकि आप आम इंसान जो है ना वो नहीं समझ पाता, लिहाजा वो परेशान रहता है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ कि वो ज़रा सब पूछे ना अपने डॉक्टर से कि भाई ये प्रीवीनर तो नहीं है, मतलब मेरे किडनी तो नॉर्मल है, मामला कहीं और पड़ा है। और ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं जनाब, गुर्दा बहुत मुश्किल से फेल होता है खुद से। अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है कि अगर आप उसको, उसके ग्लोमेरुलाई और उसके सिस्टम को देखें तो वो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल और ग्लोमेरुलाइज पर मबनी है। यहाँ तक कि अल्लाह ने एक की जगह दो दे दिए, एक ख़राब हो जाएगा, दूसरा जो है वो काम करता रहेगा। तो एक तो ये चीज़ समझने की है, जो कि कॉज बन ही नहीं रहा है किडनी का, कॉज है ऊपर उसके फ्लो का मामला है, सर्कुलेशन का मामला है, प्रेशर का मामला है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है, ये सब चीज़ें हो रही। इसे हम कहेंगे प्री रीनल। अब ये पोस्ट रीनल क्या है जी? रीनल के बाद, रीनल के बाद क्या चीज़? जब आपका पेशाब गुर्दा बनाता है तो अगर आगे उसके जाके रुकावट आ रही है, पेशाब नहीं हो पा रहा, जिसमें ज़्यादातर केसेस प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के होते हैं, उसके बाद केसेस कैलकुलाइज के होते हैं, यानी छोटी सी स्टोन है जो कि यूरेटर के अंदर फंसी हुई है, या मल्टीपल स्टोन्स हैं जो फंसी हुई हैं, या एक बहुत ही इनलार्ज स्टोन ब्लैडर के अंदर पड़ा है, यूरिनरी ब्लैडर में, अब वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या इवन रिफ्लक्स हो रहा है, यानी जिसको हम रेट्रोग्रेड रिफ्लक्स कहते हैं, यूरिनरी रिफ्लक्स, यानी ये कि पेशाब गुर्दे से नीचे मसाने में आया, मसाने ने पंप करके पेशाब को बाहर ज़ाया करने की कोशिश करी, और वो इतना बाहर ज़ाया नहीं हुआ जितना कि ऊपर चढ़ गया नालियों से वापस गुर्दों की तरफ, इन्फेक्शन भी हो गया और दबाव भी आया गुर्दे के ऊपर। तो ये सब पोस्ट रीनल कॉजेज हो गए। और फिर आप रीनल को ले लें, गुर्दा आप यकीन कीजिएगा इतनी मजबूत चीज़ अल्लाह ने बनाई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर हम प्री रीनल और पोस्ट रीनल को निकाल दें तो फिर बहुत कम बीमारियां ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट गुर्दे पे असरअंदाज होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ठीक, ये डायरेक्ट गुर्दे को ख़राब करने लग जाती हैं। वैसे तो प्री रीनल भी ख़राब करती हैं, पोस्ट रीनल भी ख़राब करती हैं, लेकिन वो तो जब ख़राब करती है ना जब उस पर तवज्जो ही नहीं दी गई। तो वो इसी तरह से डायबिटीज़ भी है, वो इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी है, वो इसी तरह से गुर्दे में पड़ी हुई पथरियाँ भी हैं कि बहुत सारे लोगों को गुर्दे में दर्द आया, पता चला पथरी है, कुछ दिनों के बाद दर्द ख़त्म हो गया, उसने सुकून का सांस लिया, है ना, उसने चेक कराना है ना कुछ करना है कि दर्द तो ख़त्म हो गया। वो दर्द नहीं ख़त्म हुआ, वो गुर्दा पंप कर करके तकलीफ़ के अंदर आपको देता रहा। जिस वक्त उसने अपना काम ही छोड़ दिया ना तो आपका दर्द ही ख़त्म हो गया, आपने कहा मैं ठीक हो गया। वो बाद में पता चला कि जी वो तो गुर्दा ही फेल हो गया था। तो अर्ज़ ये है कि मैं बड़ी बुनियादी चीज़ें लेके यूँ चल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोगों को मुश्किलात में फंसाऊँ और मैं अपनी वो क्वालिटी दिखाऊँ कि जो डॉक्टर्स को टीच करते हुए होती हैं। मैं सिर्फ वो चीज़ बनाना चाहता हूँ कि जो आम कन्फ्यूजन शहर के अंदर मौजूद है, और नतीजतन क्या है कि वो करेक्शन की जगह वो पेशेंट चला जाता है गैर ज़रूरी तौर पे डायलिसिस के ऊपर, और वो कभी भी करेक्ट नहीं हो रहा होता। और यकीन कीजिएगा ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो मैंने पकड़े हैं, मेरे पास आए या मैं खुद चला गया डायलिसिस सेंटर और मैंने वहाँ पर कुछ केसेस में देखा कि इसके रीनल किडनीज के साइजेस भी अच्छे हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनकी फाइलें होती हैं, वहाँ पे वो दिखा देते हैं। और सही बात है, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे पोटेशियम नॉर्मल है और आउटपुट भी अच्छा है, यानी 600 से 800 ml वो खुद आउटपुट करता है, वो डायलिसिस पर है।
तो मैंने उनको कहा, रिक्वेस्ट की कि आप कुछ दिन के लिए ये पेशेंट मुझे दीजिए, हो सकता है मैं डायलिसिस निकालूं, अगर ये चाह रहा है डायलिसिस से निकलना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने सारी करेक्शन शुरू कर दी उसकी, और करेक्शन करने का नतीजा ये हुआ मैंने उसकी डाइट करेक्शंस करी, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मैनूअर्स बताए कि आप ये किया करो कमर के बल लेट कर, और उसके दवाओं की सेटिंग करी, और उसके जो अंडरलाइंग कॉजेज थे ना उसको मैंने वो किया। वो डायलिसिस से बाहर आ गया। मैंने कोई जादू नहीं किया, कोई मैजिक नहीं किया, लेकिन ये था, अच्छा ये हुआ कैसे, मतलब ये क्या शौक सवार हुआ कि मैं गुर्दे के पेशेंट जो है वो सही करने लग गया। उसकी एक तारीखी वजह है। तारीखी वजह ये है कि मरहूम हकीम सईद साहब मेरे बहुत क्लोज हो गए थे, और क्या वजह थी, उन्होंने ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स ख़रीदा था, उसके बाद वो मेरे बहुत नज़दीक आ गए थे। और मैंने उन्होंने किया क्या कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब किडनी के पेशेंट देखते हो। मैंने कहा किडनी के पेशेंट ऐसा पर किडनी की तो नहीं देखता मैं, लेकिन उससे जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उसके जो अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं जो आमतौर से उसको ख़राब कर रहे होते हैं, उनको ज़रूर देख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करूँगा, मैं तुम्हें केसेस भेजूँगा, ज़रा सा चेक करना और मुझे बताना। तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे उनका फ़ोन आ जाया करता था बंस रोड से, वहाँ कहीं क्लिनिक वो अपना मतलब करते थे हकीम सईद साहब। डॉक्टर तारिक मैं ये केस भेज रहा हूँ, कितने बजे भेज दूँ, ज़रा देख लें और मुझको सजेस्ट कर दें क्या करना है। पेशेंट आया, पेशेंट देखा, मैंने सारी चीज़ें टेस्ट करी, वाकई उसके किडनी फेल्स थे, और उसकी कोई कॉजेज भी ऐसी नहीं थी कि जो अंडरलाइन ट्रीट करने के काबिल होती। मैंने कहा, मैंने उसको इन राइटिंग लिख के भेज दिया कि ये तो डायलिसिस का पेशेंट है, इसकी डायलिसिस करें। वो पेशेंट चला गया, उसके बाद नहीं आया एक ख़ास अरसे तक, तकरीबन कोई 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद इस तरह से उनके केसेस मेरे पास आते थे, वही केसेस जिनको भेज चुका होता था। और मैं हैरान रह जाता था कि जिन पे मैं ये लिख के भेज रहा हूँ कि ये डायलिसिस के केसेस हैं, हकीम साहब कैसे ठीक कर देते हैं कि उसका यूरिया भी मेंटेन है, उसका क्रिएटिनिन भी मेंटेन है, ये क्या है। तो एक दिन मैं हकीम साहब के पास चला गया और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि ये क्या है, मुझे भी बताएं, मुझे भी समझाएं, ये तो हैरत अंगेज़ चीज़ है जो आपने कर डाली है। तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं, ज़्यादातर तो मैं डाइट का ख्याल करवाता हूँ पेशेंट से कि वो उसने खाना क्या है, मैं बाकायदा लिस्ट बना के देता हूँ, ये खाना है तुमने, ये नहीं खाना, इतना ही पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना। फिर वो कुछ हमारी दवाएं भी हैं जो हम दे रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा जोर होता ना वो मेरा ग़िज़ा के ऊपर और पीने के ऊपर होता है। और उसका नतीजा ये होता है कि उन दवाओं के साथ भी वो मिल के ठीक हो जाता है और बेहतर हो जाता है। मेरे लिए ये एक सबक आमोज़ चीज़ थी जो एक हकीम होते हुए कर रहा है। हमें सीखना चाहिए ना, वी आर ऑलवेज एट द लर्निंग स्टेज। हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है भाई, हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है। जो अपने आप को एक्सपर्ट करता है, कहता है वो मेरे सामने आए, मैं उसको बताता हूँ। कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम सब सीख रहे हैं। वी आर ऑल, एक एक पेशेंट हमारा हमको सिखा के जाता है। तो वहाँ से फिर मैंने जो था केसेस जो है ये पिकअप शुरू किया डायलिसिस के, और मुझ में डायलिसिस का एक इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैं सेंटर्स जाने लग गया। और मैंने देखा कि हमारे यहाँ बड़े लोग हैं जो बड़ी फ़राग दिली से डायलिसिस सेंटर को बेपनाह पैसा देते हैं, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये पर पेशेंट पे इस्तेमाल हो जाते हैं उनके डायलाइज़र ख़रीदने में, उनके हेपरिन, उनके इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन, साथ में जो फ्लूइड्स होते हैं डायलाइज़र्स फ्लूइड, उनको लेने में एक सेंटर के लिए। और वो सेंटर जो है वो डिपेंडेंट होता है तमाम जितने भी
माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम हो रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं हरगिज़ दिल नहीं ख़राब करूँगा किसी का भी कि जो इस काम के अंदर है, और अल्लाह उसको उसकी जज़ा देगा। लेकिन एक 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 अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, जब भी किसी काम को लें करें ना, तो उसको मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएं। देखिए, डायलिसिस ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस एक वक्त गुजारी का नाम है जिसके अंदर लोग साल भर में भी मर जाते हैं, 5 साल में भी मर जाते हैं, 10 साल में ही मर जाते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी एवरेज जो है ना वो 4-5 साल का ही है। क्या ये इलाज हुआ? कभी आपने जाकर किसी डायलिसिस जिसके ऊपर हो रहा है उसके सर पे हाथ रख के पूछा कि तेरे साथ क्या फीलिंग है डायलिसिस के दौरान? तो वो कहेगा मेरा गोश्त नुच रहा है। मैं इस किस्म की तकलीफ है जो बता नहीं सकता। तो खुदा के लिए किसी काम को भी मुकम्मल करें। मुकम्मल कैसे होगा? ये कॉन्सेप्ट है जो मैं दे रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ उसको चैलेंज करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। अगर सेंटर वाले ये कर लें तो मैं समझता हूँ कि इतना पैसा है पीछे, इतना पैसा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है देने वालों का। क्योंकि आप किसी को माजूरी से बचा रहे हैं, उसको नॉर्मल लाइफ में लेके आ रहे हैं। सेंटर वाले ये करेंगे, एक प्रोटोकॉल बनाएं। इस सेंटर में डायलिसिस उसकी होगी जो हमको लिख कर देगा अपनी फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर्स के साथ कि वो एक किडनी डोनेट करेंगे इस बच्चे के लिए, जवान के लिए। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं करना। किडनी डोनर सामने आ गया, खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए के अंदर मैं करवा सकता हूँ, 3 से भी कम में। ऐसे डॉक्टर्स मेरे हाथ में हैं, ऐसी टीमें मेरे हाथ में। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आगे तो बढ़ो, जब मामला अच्छाई का आ गया है तो फिर पैसे का आएंगे। तो इससे भी कम के अंदर जो है ना, आप मैचिंग भी करवा सकते हैं जो होती है टिश्यू मैचिंग, और एक किडनी आपको मिल भी जाएगी अपने घर से, उसी घर से, और वो लग भी जाएगी। और वो बंदा जो होगा वो सारी ज़िंदगी अपने घर के खर्चे उठा सकता है, काम कर सकता है, नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। हम जब ये है नेकी का काम सही माने में पूरी तरह से। नेकी वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बदअमाली है या वो गलत है, सिर्फ समझ की बात है। आप समझें इस चीज़ को, ये हो सकता है। ये लोग भागते हैं, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, वो कहते हैं भाई डायलिसिस तो हो रही है, अच्छा खासा उठ के आ जाता है घर पे, काम भी कर लेता है, फिर 2 रोज़ बाद 3 रोज़ बाद जाके फिर डायलिसिस करा लेता है। बट ठीक है, और क्या है। ना ना ना, ये हमने उनको ढील छोड़ी भी है। उसका नतीजा क्या है कि लाखों रुपए पेशेंट पे खर्च हो जाते हैं। 3-4 साल के अंदर आराम से 8-10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाता है। पैसा भी कम खर्च हुआ, डायलिसिस भी हो गई उसकी, और वो मजबूर भी कर दिए गए जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, वो मजबूर भी कर दिए गए। तो ऐसे सेंटर्स जब तक नहीं खुलेंगे, कुछ सेंटर्स ले लें ये काम, ऐसे सेंटर्स जब तक नहीं खुलेंगे, यकीन कीजिएगा ये माजूरी बढ़ती जाएगी। क्यों? गुर्दे के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ इलाज बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, कुछ बुनियादी चीज़ें बता दूँ ताकि लोगों की आंखें खुल जाए। और ये भी बता दिया डायलिसिस सेंटर वालों को और डोनर्स को कि खुदा के लिए नादान दोस्त ना बने, ये दुश्मनी भी है। किसी को कुछ साल के लिए अंदर रख के आपने कहा जी मैंने कमाल कर दिया, हम यूनिट चला रहे हैं, अब तक किया ना इस तरह से, अब ऐसा करके देख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।